नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के सभी फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ आसान आसान प्रश्न जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं, उनके बारे में उनका सूत्र और बनाने का तरीका पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बहुपद के बारे में। तो बहुपद डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का घात सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होता है। उसको और निरंतर पूर्णांक भी कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब 0, 1, 2 इन्फिनाइट तक। मतलब बहुपद होने के लिए घात माइनस में, बट्टा में, दशमलव में नहीं हो सकता है। अगर होगा तो वो बहुपद नहीं है। बहुपद के बहुत सारे प्रकार हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? कि ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है, घात मतलब पावर 1 होना चाहिए। रैखिक बहुपद का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होती है। द्विघात बहुपद घात 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल 7x² - 3x + 8। और द्विघात बहुपद का ग्राफ ऐसा एक कर्व होता है जिसको आगे 12 या 11th क्लास में पैराबोला कहते हैं, हम लोग उसको समझेंगे। त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 होता है, इसका ग्राफ ऐसे आता है। अब किसी भी संख्या जैसे 5 है, 8 है, 15 है, इसका घात कितना होता है? किसी भी संख्या का घात 0 होता है। क्यों 0 होता है? जैसे 7 का घात 0, तो 7 को लिख सकते 7 × x का पावर 0। हम लोग जानते हैं किसी भी चर का पावर, किसी वेरिएबल का पावर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? 1। तो x का पावर 0 मतलब 1 × 7, 7 हो जाएगा ना। इसीलिए किसी भी संख्या का घात क्या होता है? 0। अब बहुपद का मान, जैसे कोई बहुपद दिया है, उसका कह रहा है कि x = 3 पर उसका मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल है, यदि px माने p फॉर पॉलिनोमियल, x इन टर्म्स ऑफ x। बहुपद मतलब px का मतलब होता है कि बहुपद है जो x के रूप में हो, उसमें बस वेरिएबल के रूप में x आए। अगर py बोलेंगे तो बहुपद जिसमें चर केवल y हो, उसको py बोलेंगे। कभी कभी pxy होता है, मतलब बहुपद x और y दोनों में है। बहुपद को pfg किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। px बराबर है x² - 5x + 2। तो कह रहा है p4 बराबर व्हाट? p4 का मान ज्ञात करना है। देखिए ना, x की जगह क्या है? 4। तो जहाँ जहाँ बहुपद मिक्स आया वहाँ 4 पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे x = 4, सब जगह 4 रखो। 4 का x की जगह 4, फिर x की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 के 12 + 2, 16 - 12 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। इसके बाद आता है बहुपद की शून्यक। बहुत इंपॉर्टेंट है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है कि चर का ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो, तो चर के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे अब क्वेश्चन आता है, क्या x = 3 बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यक है? तो हम क्या करेंगे कि x के जगह चर के जगह 3 रख कर देखेंगे, वेरिएबल के जगह 3 रख कर देखेंगे। लिखेंगे px, चूंकि ये बहुपद x के रूप में है इसलिए इसको px लिख दिए। px = x² - 5x + 3 और x की जगह 3 रखे, 3 का स्क्वायर - 5 × 3 + 6। इसको सॉल्व किए तो 0 आ गया। चूंकि p3 = 0 इसलिए x = 3 बहुपद का शून्यक है। अब इसके बाद अधिकतम शून्यकों की संख्या। रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्यक होता है। द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक कितना बहुपद शून्यक होता है? 2। और त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक कितना बहुपद होता है? 3। अर्थात जितना उसका घात होता है, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या उतना होती है। अगर 4 घात होगा तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। 5 घात होगा तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 5। अब एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्राफ दे दिया रहता है, बताइए शून्यकों की संख्या कितना है। तो कहेंगे ग्राफ x अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद या टच करेगा, y = fx माने y = fx के शून्यकों की संख्या उतना होगी। जैसे ये ग्राफ है, करा इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? तो x अक्ष को देखेंगे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1, 2, 3, 4। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? 4। इसको कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 और 2। शून्यकों की संख्या। अब 5x + 8 का शून्य ज्ञात करना है। तो 5x शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। 5x + 8 = 0। और इसको सॉल्व कर दो। समीकरण इजी समीकरण है, इसको सॉल्व कर दो। +8 इधर जाएगा तो -8, फिर 5 गुना में इधर जाएगा तो भाग -8/5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि ax + b का शून्य क्या होगा, या कोई समीकरण देता है उसका शून्य क्या होगा रैखिक समीकरण।
देखो ना ए एक्स प्लस बी बराबर 0, प्लस भी इधर जाएगा तो माइनस बी, ए गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो एक्स बराबर माइनस बी बट्टा ए, अर्थात ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या है माइनस बी बट्टा ए। अब आता है रैखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप रैखिक बहुपद का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये जो साइन है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू मतलब अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर में ए बी रियल नंबर है, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, दशमलव, बट्टा, पूर्णांक, रूट, परिमेय, अपरिमेय, कुछ भी। और ए नॉट इक्वल टू जीरो तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों? यदि ए जीरो होगा, जीरो में एक से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, बी कोई संख्या बचेगा, तो रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। फिर द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू जीरो। फिर वही सेम कंडीशन, ए अगर जीरो के बराबर हो तो खत्म हो जाएगा, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब कहता है कि ए बी सी ज्ञात करें। 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस डी में ए बी सी ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स का गुणांक जो होता है उसको बी बोलते हैं, और जो अचर पद होता है उसको सी बोलते हैं। किसमें? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बस ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिए, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। तो ए कितना है 8, बी कितना है -9 और सी कितना है 3। अब द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण से कुछ रिलेट रहता है, सेम कुछ पढ़ना रहता है, तो हम यहीं पढ़ा दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पढ़ा दे रहे हैं। फिर द्विघात बहुपद समीकरण में ये सब फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम एक डी निकालते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट विवेचक। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी ही बताता है कि इस समीकरण के मूल, इस बहुपद के मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, निकालना है कि नहीं निकालना है। फिर द्विघात समीकरण में इसको थोड़ा सा हम बता देंगे। और शून्य का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, मतलब एक बार प्लस √d जोड़ना है, एक बार घटाना है। जब जोड़ते हैं तो उसका मान अल्फा मान लेते हैं, नाम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a। जब घटाते हैं तो बीटा मान लेते हैं, मान कर ही चलते हैं -b माइनस √d/2a। अब सब इम्पोर्टेंट सूत्र है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। शून्यक कौन कौन होता है? अल्फा और बीटा। तो शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा भी शॉर्टकट में लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। इसको जब जोड़ेंगे तो d से d कट जाएगा, -b 2b, बाई 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम वैसे इससे कुछ क्वेश्चन दे ही दिए हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसमें a कितना है 3, b कितना है -5 और c कितना है 8। तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। माइनस b कितना है -5 और a कितना है 3, माइनस प्लस 5/3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। c कितना है 8 और a कितना है 3। अब शून्यकों का, इस क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया था तो शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि द्विघात बहुपद आपका नहीं दिया रहता है, आपको दिया रहता है शून्यकों का योग और गुणनफल, उससे कहता है कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन बना देते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। यदि शून्यकों का योग 7/3 एवं गुणनफल -11/6 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें।
तो द्विघात बहुपद निकालने, देखिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/3, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है -11/6। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जो जो जानते हैं उसका मान रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 7/3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -11/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जनरल भाषा में। देखो ना प्लस माइनस माइनस, इसको फिर सॉल्व किए तो 3 6 का लघुत्तम 6 एलसीएम, और उसको सॉल्व किया तो आ गया 6² माइनस 14x माइनस 11/6। नीचे जो 6 आता है उसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानकर 6 से हम काट देते हैं। अगर 6 आएगा तो 6 से कटा दिए, 4 आएगा तो 4 से कटा देते हैं। क्यों? जब इसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो 6 बट्टा में है, यहाँ 0 रहता है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 6 0 × 6 0 हो जाता है। चाहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट करके कटा देते हैं, हमारा द्विघात बहुपद मिल गया 6x² माइनस 14x माइनस 11। द्विघात बहुपद के बाद तुरंत द्विघात समीकरण हम बता दे रहे हैं, इसलिए कि द्विघात बहुपद में जो फॉर्मूला यूज करते हैं सेम टू सेम द्विघात समीकरण में भी फॉर्मूला यूज करते हैं। द्विघात समीकरण, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है? बहुपद सिंपल होता है और समीकरण होता है दो बहुपदों का तुलनात्मक। दो बहुपद की तुलना कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। जैसे ax² प्लस bx द्विघात समीकरण का मानक रूप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ दो बहुपद है, एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, 0 0 भी एक बहुपद है। तुलना कर दिए, जहाँ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर होगा तो ये खत्म हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। द्विघात समीकरण को बनाने से सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, b² माइनस 4ac। विवेचक का मतलब ही होता है बताने वाला। विवेचक क्या बताता है कि समीकरण का मूल वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा, और जब समीकरण का मूल वास्तविक होता है तभी उसको सॉल्व करते हैं, वास्तविक नहीं होगा तो सॉल्व करने की कोई जरूरत हमको नहीं है, बस लिख देंगे कि डी समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। देखिए कैसे। और समीकरण का मूल मतलब x चर मान का ऐसा वैल्यू जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसको समीकरण का मूल कहते हैं। जैसे समीकरण का मूल का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। सेम जो बहुपद में पढ़े थे समीकरण का शून्य -b प्लस माइनस √d/2a। तो 3 कंडीशन होता है। डी या तो क्या हो सकता है, डी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा या 0 से छोटा, कोई संख्या यही ना हो सकती है। संख्या या तो 0 से बड़ी या 0 से छोटी। डी जब 0 से बड़ा हो तो समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब समीकरण का मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, और जिसका वैल्यू होगा एक जब जोड़ते हैं तो इसको प्लस लेते हैं, जब घटाते हैं इसको माइनस, तो अल्फा बराबर होगा -b प्लस √d/2a, बीटा बराबर -b माइनस √d/2a। क्वेश्चन आता है समीकरण का मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं? डी ग्रेटर देन 0, डी क्या हो 0 से बड़ा हो तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं। डी बराबर 0 तो समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा, समान माने बराबर। जब डी 0 के बराबर होता है तो समीकरण का मूल क्या होता है? वास्तविक और समान। तब उस वक्त वैल्यू क्या हो जाता है? चूंकि देखिए यहाँ डी 0 हो गया, जब 0 हो गया तो सब टर्म खत्म हो गया, क्या बचेगा -b/2a। तो अल्फा देखिए द्विघात समीकरण कितना मूल होता है 2, तो अल्फा बराबर बीटा के होगा, माने दोनों तो बराबर ही होगा। जो समीकरण का मूल होगा x बराबर होगा -b/2a। डी प्लस माइनस 0 जोड़े या घटाए से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए -b/2a। डी जब लेस देन 0 हो, 0 से कम हो माने माइनस में हो, -3 -2 -1/2, तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक टर्म आता है समीकरण का मूल वास्तविक कब होगा? तो देखिए समीकरण का मूल वास्तविक दो टर्म कंडीशन में हो रहा है, जब डी 0 से बड़ा हो या डी 0 के बराबर हो। तो हम लिखते हैं समीकरण का मूल वास्तविक होगा यदि डी बड़ा और बराबर हो 0 के, इंग्लिश में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समांतर श्रेणी या एपी। अब हम लोग इसके पहले बहुपद और द्विघात समीकरण का क्वेश्चन पढ़ा चुके, सूत्र पढ़ा चुके। अब समांतर श्रेणी एपी के बारे में फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। समांतर श्रेणी इस कहते कैसे हैं? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो लगातार पदों का अंतर सदैव बराबर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं।
जैसे ये श्रेणी है 5, 8, 11, 14। देखो दो लगातार पद, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3। दो लगातार पदों का अंतर सदैव बराबर हो। 6 में से 10 गया -4, 2 में से 6 गया -4, -4 में से -2 गया 2 -2। दो लगातार पदों का अंतर सदैव बराबर, उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखिए, अब क्वेश्चन सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि 11, 18, 25, 32, 39 समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे? 2-3 जगह दो लगातार पदों का अंतर निकालेंगे। अगर तीन, कम से कम 3, अगर तीनों बराबर हो तो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं हो तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। और जो अंतर होता है उसको डी से लिखते हैं। चलिए D1 निकालें, तो 18 में से 11 घटाइए, 18 - 11 बराबर 7। बाद में से पहले वाले को घटाते हैं। D2 25 में से 18 7, D3 32 में से 25 60, 39 में से 32 7। कहीं से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों बराबर है ना, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 7, इसलिए दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अगर बराबर नहीं आता, एक भी दो बराबर होता, एक बराबर नहीं होता, फिर भी समांतर श्रेणी में नहीं होता। चलिए समांतर श्रेणी में कुछ हम ये संकेत लिख लेते। संकेत नहीं बोलेंगे, जैसे ए समांतर श्रेणी में ए प्रथम पद को सूचित किया जाता है, A2 माने दूसरा पद, A10 माने 10वां पद, A20 माने 20वां पद, A45 माने 45वां पद। डी क्या होता है? सार्वंतर। समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों का जो अंतर होता है वो एक निश्चित मान होता है, उसको सार्वंतर कहते हैं। एन माने एनवा पद, एन माने क्या होता है? एनवा पद। एनवा मतलब अगर एन के जगह 20 रखेंगे तो 20वां पद हो जाएगा, एन के जगह 38 रखेंगे तो 38वां पद हो जाएगा। जैसे ए 90 माने 90वां पद। चलिए एन का फॉर्मूला होता है, एन का एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला का बहुत यूज आएगा। एन का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। जैसे देखिए इसमें क्या है, एन माने एनवा पद अगर ज्ञात करना है, जैसे अगर यहाँ 20 रहता तो 20वां पद हो जाता। ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सार्वंतर। एन जो पद ज्ञात करना है वो। इसमें से देखो 4 गो क्वांटिटी है, 4 गो राशि है, एन है, ए है, एन है और डी है। कोई 3 गो दिया रहेगा और चौथा कहेगा निकालने के लिए, तो इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन देता है, ए और डी दे देता है, ए माने प्रथम पद, डी माने सार्वंतर दे देता है, और कहता है कि 15वां पद निकालिए। तो देखिए 15 पद निकालने का सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पद होता है ना ए में, उससे एक कम डी जोड़ देते हैं। जैसे 15 पद है तो ए + 14d, 20 पद है तो ए + 19d, 45 पद है तो ए + 44d। उसके बाद एन पदों का योग, एन मतलब इन पदों का योग। इसके पहले बस पद रहते, अब पदों का योग तीसरा पार्ट होता है समांतर श्रेणी में, इन पदों का योग। तो इन पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। जहाँ n क्या है? पदों की संख्या, जितना पद का योग निकालना है वो 2a। ए क्या है? प्रथम पद, n क्या है? पदों की संख्या, d क्या है? सार्वंतर। इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 × a + an। ये क्या है? प्रथम पद, n क्या है? अंतिम पद चाहे नवा पद, n क्या है? पदों की संख्या। इससे हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है अंत से 5वां पद चाहे अंत से 10वां पद, तो अंतिम पद को एल भी लिखते हैं चाहे एन भी लिखते हैं। तो अंतिम से जब निकाला जाता है तो उसको एल से लिख कर बनाते हैं। अंतिम पद को लिखें एल, तो अंत से 5वां पद मतलब L5 का फॉर्मूला हो जाता है L - 4d। इसका सूत्र होता है अंत से एमवा पद का फॉर्मूला एल, उसको LM कहेंगे। एल माने लास्ट, फ्रॉम लास्ट एमवा पद, L - m - 1 × d। जैसे अगर अंतिम से कोई कहे 8वां पद निकालना है तो L - 8d। अंतिम से कोई 7d। अंतिम से कोई कहे कि 5वां पद निकालना है तो L - 4d। अंतिम से 20वां पद निकालना है तो L - 19d। एक कम डी घटा लेते हैं तो अंतिम से निकल जाता है। देखिए अब एक फॉर्मूला बहुत यूज आता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n²